नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग अर्थात इसका अर्थ है भारत जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। हम भारत के लोग का अर्थ हो गया हम जो भारतीय जनता है इन्हीं में जो संप्रभुता समाहित है। इसके बाद है भारत को इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए न्याय तीन तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद है स्वतंत्रता। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की। और समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है। तारीख 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। प्रश्न बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर है बेरुबाड़ी वाद 1960 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। यह न तो संसद को शक्ति देते हैं, न ही संसद की शक्तियों में कटौती करते हैं। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रश्न दूसरा है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? उत्तर, केशवानंद भारतीवाद 1973 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन। इसके अंतर्गत संप्रभुता से तात्पर्य है कि किसी भी देश को पूर्णतः स्वतंत्र होना। वह अपने सारे निर्णय स्वयं लेता है। वह किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक डोमिनियन स्टेट बना था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट था, क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों से संचालित हो रही थी। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा संविधान था तथा संविधान सभा ही हमारी विधायिका के रूप में कार्य करती थी। प्रीवी काउंसिल हमारा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेट रहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनका राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश क्राउन है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी डोमिनियन स्टेट है। इसके बाद शब्द आता है समाजवाद। भारत एक समाजवादी देश है। हमारा समाजवाद साम्यवाद नहीं है, क्योंकि यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास करता है, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्य देता है तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, संसाधनों के अहितकारी संकेंद्रण का विरोध करता है तथा सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, गरीबों व कमज़ोरों को विशेष संरक्षण देने का समर्थन करता है। हमारा समाजवाद फेबियन समाजवाद है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में
समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर है। साम्यवाद यह हिंसक क्रांति का समर्थन करता है और समाजवाद हिंसा का विरोध तथा लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करता है। साम्यवाद निजी संपत्ति का विरोध करता है, संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होना चाहिए, और समाजवाद के अनुसार यह उत्पादन के साधनों पर निजी संपत्ति को मान्यता देता है। साम्यवाद यह राष्ट्रवाद को नहीं मानता और समाजवाद राष्ट्रवाद को मानता है। साम्यवाद धर्म को नहीं मानते, इनके अनुसार धर्म अफीम है, और समाजवाद यह धर्म का समर्थन करता है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष को मानता है और समाजवाद वर्ग संघर्ष व वर्ग सहयोग दोनों को मानता है। साम्यवाद संसाधनों का समान या आवश्यकता अनुसार वितरण को मानता है। समाजवाद संसाधनों का योग्यता के अनुसार वितरण, साथ ही कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण को मानता है। साम्यवाद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास रखता है, और समाजवाद लोकतंत्र का समर्थन करता है। इसके बाद है माओवाद। किसान क्रांति कर सकते हैं, राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और विश्व क्रांति का समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है क्योंकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ विधि का शासन है तथा विधि के समक्ष सभी समान है। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। धर्म के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है। राज्य के आधार पर कोई कर नहीं लगता। राज्य धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लगाता। सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से अलग है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर अलग अलग कारणों से पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पाश्चात्य जगत ने पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व प्रबोधन के कारण पंथ निरपेक्षता को अपनाया, जिसमें यह माना गया कि धर्म आस्था का विषय है, इसमें तार्किकता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए प्राय इसके अंधविश्वास जन्म लेते हैं। इसलिए राज्य विधि के निर्माण के समय धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को अधिक महत्व नहीं देगा, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व उपयोगितावाद को आधार बनाकर विधि निर्माण करेगा। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। अतः पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता के अनुसार धर्म को राज्य से पूर्णतः पृथक कर दिया जाना चाहिए। भारतीय पंथ निरपेक्षता में धर्म को राज्य से पूर्णतः पृथक नहीं किया गया है। हमारी पंथ निरपेक्षता में सर्वधर्म समभाव है, अर्थात राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा तथा सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। चूँकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत ने इस पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इसलिए हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। पंथ निरपेक्षता से विचलित करने वाली विशेषताएं: राज्य धार्मिक पहचान को मान्यता देता है, अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग धार्मिक संहिताएं होती है, राज्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, धार्मिक कार्यों के लिए सब्सिडी दी जाती है। धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य पालन, न कि संप्रदाय से। अतः रिलीजन शब्द का सही हिंदी अनुवाद है पंथ है, न कि धर्म। इसलिए सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्षता होगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यदि शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, अर्थात विधि निर्माण में तथा उसके क्रियान्वयन में जनता भाग लेती हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप हो सकते हैं: रेफरेंडम, जिसे परिप्रेक्षा कहते हैं, जनता से ली गई राय जिसको लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। सामान्यतः विदेश नीति से संबंधित मामलों में रेफरेंडम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्लेबिसाइड, जिसे प्लेबिसाइट जनमत संग्रह। इसमें जनता के साथ राय ली जाती है, लेकिन
जनता की राय को लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। प्राय घरेलू मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट टू रिकॉल, इसके तहत जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुला सकती है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव, इसे कहते हैं पहल करना। यदि जनता विधि निर्माण की पहल करे, यदि एक निश्चित संख्या में जनता किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करती है तो उसे विधि बनाने के लिए विधायिका में पेश करना अनिवार्य होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव है। भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्र है, संचार के साधनों की कमी है, जनता में शिक्षा व राजनीतिक जागरूकता की कमी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यदि जनता की अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी हो, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है तथा ये जनता के प्रतिनिधि विधायिका व कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार के लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न रूप: संसदीय शासन व्यवस्था भारत और ब्रिटेन में है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक अन्य रूप में भी बांटा जा सकता है, एकात्मक शासन व्यवस्था, जिससे समस्त शक्तियां केंद्र में सरकार में निहित होती है, जैसे ब्रिटेन, और परिसंघीय फेडरल शासन व्यवस्था, जैसे राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे अमेरिका। इसके बाद गणराज्य, जैसे वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष वंशागत नहीं होता, वहाँ पर गणराज्य होता है, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, उसके बाद सरकार और जनता। शासन में जनता की भागीदारी है, लोकतंत्र कहलाता है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, बल्कि राजतंत्र है। चीन भी गणराज्य है लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं है। भारत, अमेरिका, फ्रांस लोकतांत्रिक गणराज्य है। ब्रुनेई न लोकतंत्र ना ही गणराज्य है। इसके बाद आता है न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है समाज में किसी भी वर्ग विशेष के साथ विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और SC व ST और OBC महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार को पहुंचाने का अधिकार हो। प्रस्तावना की आलोचनाएं, प्रस्तावना की क्या क्या आलोचनाएं हैं? प्रस्तावना मौलिक नहीं है, क्योंकि इसकी प्रथम लाइन अमेरिका से ली गई है तथा शेष भाग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरी है, प्रस्तावना अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं है, क्योंकि न तो यह संसद को शक्ति देती है एवं न ही संसद की शक्ति में कमी करती है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा, समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हम उत्तरोत्तर पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म को राज्य से पृथक नहीं किया जा गया है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।